मित्रों नमस्कार, सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस भर्ती 2024 के री एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज हम लोग हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट अपना है उसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का मित्रों, कह रहा है कि प्रति प्रति प्लस आघात, प्रति प्लस आघात का संधि विच्छेद रूप क्या होगा। मतलब प्रति और आघात को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो हम लोगों को पता है प्रति आघात को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रत्याघात। क्या हो जाएगा? प्रत्याघात। ये हम लोग को ध्यान देना है क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ पर हो रहा है ई, क्या हो रहा है ई, और यहाँ पर आ जा रहा है आ। और जब ई और ई आ जाता है, ई के बाद छोटा या बड़ा करके आता है तो हम लोगों को पता है ये हो जाता है या। क्या हो जाता है? या। तो यहाँ पर हमारा या हो जा रहा है। तो इस प्रकार की जो संधि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यण संधि आता है। यण संधि का प्रकार है, संधि का एक प्रकार यण संधि है। तो ये हमारा यण संधि हो जाएगा और इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? प्रत्याघात कह रहा है तो ऑप्शन ए में ही है प्रत्याघात, और ये तीनों ऑप्शन गड़बड़ हो जाएंगे तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। क्वेश्चन कह रहा है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध वाक्यांश स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें से जो ऊपर वाक्य दिया हुआ इसमें कौन सा इसका अंश वाक्य का अशुद्ध है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है। ऑप्शन ए कह रहा मुझे, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी खाने का, और ऑप्शन डी मन नहीं होती है। तो आज इसमें हो सकता था कि मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है, या मेरा खाने का, मुझे खाने का मन नहीं है या नहीं होता है। तो इसमें होती है, तो कुल मिलाकर के ये हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो यही वाला सही होगा। इसमें गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मित्रों वाक्यांश वाले, वाक्य में शुद्धि से, वर्तनी से रिलेटेड, या वाक्य में जो क्रम से रिलेटेड जो अशुद्धियाँ हो जा रही हैं, ये हम लोगों को ध्यान देना। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पुलिस में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाने, मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता लोहे का चना चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो लोहे का चना चबाकर, ये कह रहा है मुहावरे का अर्थ। इसमें से नीचे चारों ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है बहुत कठिनाई झेलना, कि ऑप्शन बी स्पष्ट बात करना, कि ऑप्शन सी बहुत ही विश्वास रखना, कि ऑप्शन डी बहुत ही आशा रखना। तो माता पिता लोहे के चने चबाकर, लोहे का चना चबाकर हम लोग जानते हैं, लोहे का चना चबाना मतलब बहुत कठिनाई झेलना। क्या होता? बहुत ही कठिनाई से बच्चों को पढ़ाते हैं माता पिता। तो मतलब बहुत ही कठिनाई झेल करके माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं लोहे का चना चबाकर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द तद्भव है? तो हम लोगों को पता है पाषाण, ये तत्सम है। कंकड़, ये है कंकड़, रहना था कंगड़ लिखा है, ये आपका क्या है? तत्सम है। और प्यासा और पक्ष, तो प्यासा जो है हम लोगों को पता है ये क्या है? तद्भव है। और ये पक्ष क्या है? तत्सम है, क्योंकि हम लोगों को पता है पक्ष का पंख होता है। तो इस प्रकार से, और हमारा कंगन का कंकड़ जो लिखा हुआ है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कंकड़ का हमारा कंगन होता है। क्या होता है? कंगन होता है। और पाषाण जो होता है इसका तद्भव क्या होता है? पत्थर होता है। तो ये तीनों प्रकार के जो पाषाण हैं, कंकड़ हैं और पक्ष है, ये तीनों क्या है? तत्सम है। तो हमारा तद्भव क्या हो जाएगा? प्यासा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव होगा, क्रोध होगा कि शोक होगा कि उत्साह होगा कि विस्मय, क्या होगा? विस्मय होगा। तो हम लोगों को पता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। क्या होता है? करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो क्रोध है, क्या है? क्रोध है, ये हम लोगों को पता है रौद्र रस का अस्थाई भाव। क्या है? रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव है।
उत्साह हम लोगों को पता है वीर रस का स्थायी भाव है, किसका है, वीर रस का स्थायी भाव है। और विस्मय, ये हम लोगों को याद रखना है अद्भुत रस, एक होता है अद्भुत रस, अद्भुत कहते हैं, अद्भुत रस जो है उसका ये अस्थाई भाव है। तो इस प्रकार से हमारा करुण रस का अस्थाई भाव शोक हो जाएगा। इसमें चारों दिए हैं तो हम लोगों को चारों देखना है, क्योंकि नेक्स्ट बार हो सकता है इसी में से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, संसार स्त्रीलिंग है कि गौरव स्त्रीलिंग है कि समुदाय है कि अश्विनी है। तो हम लोग को पता है अश्विनी, क्या है, अश्विनी स्त्रीलिंग है। इसमें से ज़्यादातर ये भी रहता है कि नाम वगैरह में ज़्यादातर नाम बड़ी की मात्रा लास्ट में रहता है, तो ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और कई कारण हैं, तो ये हम लोग को याद रखना है कि इसमें से अश्विनी जो है क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, पूछ रहा। नहीं का हम लोगों को ध्यान देना रहता है। काफ़ी बार हम लोग जैसे क्वेश्चन देखते हैं मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं और विकल्प देखते ही नहीं, तो इसमें हम लोग को नहीं ध्यान देना है। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, तो हम लोगों को पता है जैसे दोहावली ये तुलसीदास जी की है, गीतावली भी तुलसीदास जी की है, और रामचरितमानस भी तुलसीदास जी की रचना है। तो इसमें यामा हो जाएगा जो तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो हम लोगों को पता होना है यामा किसकी रचना है, हम लोगों को पता है महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है, महादेवी वर्मा जी की यामा जो है इनकी रचना है, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, महादेवी वर्मा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का कह रहा है कि ने किस कारक का चिन्ह है। ने किस कारक का चिन्ह है, तो हम लोगों को पता है कर्ता का है कि कर्म का है कि करण का है कि संप्रदान का है। तो जैसा कि हम लोग याद कहें कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने तो कर्ता का हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये हम लोग को याद रखना है कि काफ़ी बार हम लोग हिंदी में पढ़े हुए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस प्रकार से हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का कि कह रहा है निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित में विशेषण है। कौन इसमें से है जो विशेषता बता रहा, लंबाई है कि बुढ़ापा है कि समझ है कि शांत है। तो इसमें हम लोगों को पता है कि जो शांत है ये विशेषता बता रहा है कि एक व्यक्ति कैसा है, बिल्कुल शांत स्वभाव का है या शांत है, चुप है, इसको हम दोनों सेंस में ले सकते हैं। तो इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक हम लोगों को पता है कबीरदास जी की रचना है, साखी शबद रमैनी। क्या है, साखी शबद रमैनी जो कबीरदास जी की रचना है उसी का संग्रह है। तो बीजक ये हम लोगों को याद रखना है, साखी शबद और रामायणी, ये जो कबीरदास जी की रचना है इसी के संग्रह को हम लोग बीजक कहते हैं, ये हम लोग को याद रखना। तो बीजक कबीरदास जी की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लड़के ने किताब पढ़ी। लड़के ने क्या किया, किताब पढ़ी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। लड़के ने किताब पढ़ी मतलब वो किताब पढ़ लिया। तो इसमें कह रहा है कि वाक्य का काल, कौन सा काल है इसमें, तो सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है कि संदिग्ध वर्तमान काल है कि संभाव्य वर्तमान काल है। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है जहाँ पर काम हुआ, जैसे काम कंप्लीट हो गया तो इसमें पूर्ण वर्तमान आता है। लड़के ने किताब पढ़ी है मतलब पढ़ लिया, तो ये पढ़ लिया तो ये पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोगों का कि शीत का विलोम क्या है। शीत का विलोम क्या है, ठंडा है कि गीत है कि कृष्ण है कि उष्ण है। तो शीत माने जैसा कि हम लोगों को पता है शीत का मतलब ठंडा होता है, शीतकालीन। तो उसी प्रकार से उष्णकालीन आता है उसी का उल्टा, तो हमारा शीत का उल्टा हो जाएगा उष्ण मतलब गर्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उष्ण। शीत का विलोम उष्ण हो जाएगा। ठंडा का विलोम गर्म होता है। तो जिस सेंस में, जिस वर्ड लेवल में क्वेश्चन पूछे उसी लेवल में हम लोगों को बताना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोगों का, कह रहा है कर का अर्थ नहीं है। ये हम लोगों को ध्यान देना, कर का अर्थ नहीं है। इसमें से कौन सा कर का अर्थ नहीं है ये हम लोगों को देखना है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि कर माने होता है हाथ, और कर माने होता है किरण, और कर माने होता है टैक्स। इसमें से सूर्य है, जो सूर्य है वो कर का अर्थ नहीं है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हम लोगों को याद रखना है, ये तीनों
कर का ही अर्थ प्रकट करते हैं, ये हम लोग को याद रखना है। ये अनेकार्थी शब्द में आता है, ये हम लोग को याद रखना है। हाथ, किरण और टैक्स ये कर के अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का, अनिल अनल, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? मतलब इसका एक हिसाब से कह सकते हैं पर्यायवाची पूछ रहा है। तो अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अनिल माने होता है वायु, क्या होती है? वायु। और अनल माने क्या होती है? आग या अग्नि। तो ये हमारा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा सही अर्थ देने वाला कौन सा युग्म है। इसमें जैसा कि हमको पता है बी वाले में अगर हम देखें तो आग और वायु ये अलग अलग है, उल्टा लिख दिए हुए हैं। और हवा पानी ये इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और आग पानी, ये पानी का अर्थ इसमें नहीं होता है, इसमें एक का अर्थ वायु है और एक का अर्थ क्या है? अग्नि है। ये हम लोगों को याद रखना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हम लोगों का, देशभक्ति में समास है, देशभक्ति है, देशभक्ति में कौन सा समास है? ये हम लोगों को याद रखना है। तो देशभक्त में हम लोगों को पता है तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्योंकि देशभक्ति का अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो देशभक्त इसको हम लोग लिख सकते हैं देश के लिए भक्ति। कैसी भक्ति? देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देशभक्ति। तो ये हम लोगों को याद रखना है, इसमें हमारा तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास ताकत होगी उसी की बात मानी जाएगी, या वही मतलब किसी चीज़ पर कब्जा कर पाएगा या अधिकार जमा पाएगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेते हैं, ये वाला हो सकता है। और अगला हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बुद्धिमान संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धिमान संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। इससे संपन्नता से इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें ताकत की बात की जा रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऑप्शन डी में हो जाएगा बुद्धिमान संपन्न आदमी। तो इसमें भी संपन्नता का कोई या बुद्धि संपन्न कह रहा है, इसमें बुद्धि संपन्न, इसमें बुद्धि की बात नहीं है, इसमें ताकत की बात हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब जिसके पास शक्ति है वही अपना काम बना पाता है, ये इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क्या है? अघोष है। ये हम लोग को ध्यान देना है, कौन सा वर्ण इसमें से अघोष है। तो पता है हम लोग सघोष और अघोष पढ़े हुए हैं, सघोष अघोष और क्या है? साघोष। ये दो चीज़ हम लोग इसमें वर्णमाला में पढ़े हुए हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना है, जो वर्णमाला की वर्ण होती हैं, क्या होती हैं? वर्ण होते हैं। तो उसमें हम लोग को याद रखना है कि जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, क्या होता है? जो पहला और दूसरा वर्ण होता है, मतलब प्रथम और दूसरा वर्ण हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और जो तीसरा क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है उसको सघोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ग हम लिखते हैं कि का, खा, गा, घा और अंगा। तो इसमें कह रहा है कि पहला और दूसरा, का और खा, तो ये पहला और दूसरा हो रहा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों अघोष हो जाएंगे। और ये तीनों जो पीछे बच रहे हैं ये तीनों क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। ये हम लोगों को याद रखना है। तो इस हिसाब से कौन सा वर्ण कह रहा है कि अघोष है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, का। क्या है? का। क्या अघोष है? ये हम लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि अंधेर नगरी। अंधेर नगरी बहुत फेमस रचना है, हम लोग कई बार पढ़े हुए हैं, क्लास 5 से ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है, खास करके यूपी बोर्ड में या अन्य किताबों में भी है। तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि ऑप्शन बी मोहन राकेश जी हैं, कि ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, कि ऑप्शन डी भीष्म साहनी जी हैं। तो अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ये हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसकी हम लोग पता है कहानी पढ़ते थे, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा करके, ये काफ़ी फेमस थी। तो अंधेर नगरी हम लोग को याद रखना है किसकी रचना है? भारतेंदु जी की है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला,
अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोगों का कि प्रेरणार्थक, कह रहा प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी ऐसी इसमें क्रिया है जो प्रेरणा दिखा रही है, दूसरों को प्रेरित करने के लिए दिखा रही है, कि गिरना है, कि बोलना है, कि सुनाना है, कि कहना है। तो हम लोगों को याद रखना है इसमें से सुनाना, दूसरों के ऊपर क्या कर रहा है, सुनाना। आप सुनाएंगे तो वो प्रेरित होगा, तो वो भी सुना पाएगा, तो ये प्रेरणा देने वाली बात है। तो ये सुनाना, तो ये इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हम लोग को याद रखना है। जो दूसरों को प्रेरित कर पाए वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक, ये हम लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये हम लोग को याद रखना है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। तो जैसा कि हम लोगों ने कई पढ़ा है कि दोहा जो होता है उसके प्रथम क्या है, प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय जो चरण होती हैं, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और जो द्वितीय और चतुर्थ जो चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी, 11 मात्राएं होती हैं, हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें पूछ रहा दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होंगी, तो 13 मात्राएं, कितनी, 13 मात्राएं हो जाएंगी, ये हम लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोगों का, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है। हम लोगों ने पढ़ा कि अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और एक होता है अर्थालंकार। क्या होता है, अर्थालंकार, ये हम लोगों को याद रखना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो इसमें क्या है कि रूपक अलंकार, कह रहा है ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार और ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी यमक। तो हम लोग जैसे पढ़े हैं कि श्लेष है, यमक है, इस प्रकार के जो अनुप्रास है ये अलंकार होते हैं, ये किसके अर्थ मतलब प्रकार हैं, तो हम लोगों को याद रखना शब्दा के, किसके, शब्दा अलंकार के। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम लोगों को पता है इसमें 3 शब्द अलंकार के 3 भेद मुख्य रूप से होते हैं, अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार, और श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आप निम्नलिखित में से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण है, कौन सा ऐसा वाक्य है जो भाव प्रकट करता है, भाववाच्य का उदाहरण है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें हम लोगों को देखना है, कह रहा है कि भाव प्रकट हो रहा, अब चला जाए, कि ऑप्शन बी रवि आम चूसता है, ऑप्शन सी मोहिनी पत्र लिखती है, ऑप्शन डी शीला से खाया नहीं जाता। तो भाव कहाँ पर प्रकट हो रहा है, कि ऑप्शन डी में, शीला से क्या नहीं किया जाता, खाया नहीं जाता है, ये हम लोग को याद रहा। यहाँ लिख रही हैं तो लिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भाव एक प्रकट हो रहा है कि इनसे अब खाया नहीं जा रहा है, ये अपनी भावना प्रकट कर जा रही हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग को देखना है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ, किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो इसमें देखिए हम लोग आधा रा है, ये री की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ है, इसमें भी आधा रा है, री की मात्रा का उपयोग नहीं हुआ, इसमें रा का प्रयोग हुआ है, री की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमारा बचेगा सही यही हो जाएगा। और हम लोग को पता है इसमें दा में री का मात्रा लगा हुआ है, तभी ये दृष्टि बनी हुई है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कौन सा शब्द रा व्यंजन नहीं है, कह रहा है कौन सा शब्द रा व्यंजन नहीं, किसमें रा व्यंजन नहीं लगा हुआ है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें जैसे मात्र होता है तो इसमें त्रा में रा लगा हुआ है, तो ये इसमें लगा हुआ है। इसमें कह रहा है मूर्धा में आधा रा लगा है, इसमें भी रा लगा हुआ है, क्रम में अभी आधा रा है। ये जो मात्र है इसमें लिखा गलत गया है मित्रों, इसमें मात्र ऐसे लिखा जाता है, मातृभूमि, ये हम लोग को याद रखना है। तो मात्र ऐसे लिखा जाता है, तो ये मात्र में ये रा नहीं है, हम लोग को याद रखना है ये री की मात्रा है, किसकी है, री की मात्रा है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद कौन सा इसमें से नहीं होता है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इसमें कह रहा है
कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, निजवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। उसमें से एक होता है जातिवाचक संज्ञा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है भाववाचक संज्ञा, और एक होती है समूहवाचक संज्ञा। क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा। और एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से 5 भेद हो जाएंगे। ये निजवाचक संज्ञा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, निजवाचक संज्ञा, जो संज्ञा का भेद नहीं है। ये हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 हम लोगों का कह रहा है कि उर्वशी, उर्वशी के रचनाकार कौन है? ये बहुत फेमस रचना है, अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त जी हैं, कि ऑप्शन सी महादेवी वर्मा जी हैं, कि ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ये हम लोग को याद रखना है कि जो ये उर्वशी है, ये 2 लोगों की रचनाएं हैं। किसकी है? ये प्रसाद जी की भी रचना है और रामधारी दिनकर जी की भी रचना है। ये हम लोगों को याद रखना है, दोनों लोगों की रचना है। जो उर्वशी क्या नाम है, प्रसाद जी ने लिखा है, ये इनका चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य है, ये हम लोग को याद रखना है। और जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, इनकी उर्वशी हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस थी। और इसी उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए इनको 1972 में, कब? 1972 में किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके लिए, इनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इनकी कौन सी रचना है? तो उर्वशी इनकी रचना है, ये हम लोगों को याद रखना है। और जब ये ऑप्शन में दोनों ना दिया रहे तो एक जो दिया होगा हम लोग उसको मार सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उर्वशी दोनों लोगों की रचना हो जाएंगी। तो इसमें गलत दे दिया गया था, इसको सबको कॉमन नंबर मिला था, ये हम लोगों को याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसमें जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर दोनों हो सकता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि देवता, देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? सुर नहीं है, कि अमर नहीं है, कि देव नहीं है, कि सुधारक नहीं है। सुधारक नहीं है। तो हम लोगों को पता है कि देवता सुर माने भी देवता होता है, अमर माने भी देवता अमर होते हैं होता है, और देव माने देवता होता ही है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हमारा सुधारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधारक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है सदैव। सदैव शब्द में संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, ये हम लोगों को याद रखना है। तो सदैव में जैसा कि हम लोगों को पता है, सदैव को हम लोग अगर तोड़ें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सदा। क्या लिख सकते हैं? सदा प्लस एव। क्या हो सकता है? सदा प्लस एव। तो और यहाँ पर हम लोगों को पता है आ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर आ हो जाएगा। इसको आ या छोटा या बड़ा के बाद जब ए आए, क्या आए? ए आए, हम लोगों को याद रखना है। जब छोटा या बड़ा के बाद ए आए तो यहाँ पर ए हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर इसकी कहने का मतलब है, जो अक्षर आ रहा है उसके नेक्स्ट आगे वाला एक वृद्धि हो जा रही, कहने का मतलब है। तो उसको हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। ये हम लोग को याद रखना है। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि इसमें हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों का कि अज्ञेय जी को किस कृत्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे थे, आ ही जाता है, इसमें पूछा हुआ है अज्ञेय जी को उनकी किस कृत्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अज्ञेय जी की बहुत फेमस रचना है, ये हम लोगों को देखना है। ऑप्शन सी, कितनी नावों पर कितनी बार, या कहीं कहीं में लिखा रहता है कितनी नावों में कितनी बार, या कितनी नावों पर कितनी बार, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। और इसके लिए 1978 में, कब? 1978 में इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। ये हम लोगों को ध्यान देना, भाषा का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो ये हम लोगों को याद रखना है कि अज्ञेय जी की रचना है कितनी नावों पर कितनी बार, या कितनी नावों में कितनी बार। 1978 में इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। तो इस प्रकार की रचनाएं जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, उसको हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके उसको ज़रूर से ज़रूर याद करना है। वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोगों को देखना है
कह रहा है कि वह बहुत धार्मिक कैसे हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। वाक्य में रेखांकित पद, रेखांकित मतलब इस पर रेखांकित किया गया धार्मिक पर, धार्मिक कह रहा है कि रेखांकित व्यक्ति, कह रहा है वाक्य में रेखांकित पद है। जो रेखांकित पद है वो क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण। तो हम लोग को पता है व्यक्ति कैसा है, धार्मिक है, तो विशेषता बता रहा है, तो धार्मिक विशेषण हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हम लोगों का कि जो मात्रिक समछंद है, कह रहा है जो मात्रिक समछंद, जो छंद कहने का मतलब समछंद है, जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। मतलब ऐसी छंद जो सममात्रिक हो और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा है उसको क्या कहते हैं, उसको चौपाई बोलते हैं। क्या होती हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसको चौपाई बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें अपने प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन मित्रों कर लिया है। 30 क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोगों के पास 30 करके एक अच्छा खासा बहुत संग्रह हो जाएगा हिंदी और अदर सब्जेक्ट का, और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों के पास हो जाएंगे और अपनी परीक्षा में निश्चित ही हम काफ़ी सफल हो पाएंगे। और एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है मित्रों, टेस्ट सीरीज तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए ना बहुत हल्की हो और ना ही बहुत दिखाने के लिए बहुत तगड़ी बना दिया जाए कि हम ऐसी टेस्ट बना दे रहे हैं कि कोई कर नहीं पाता है। टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और परीक्षा में उसी लेवल से क्वेश्चन आए और उसमें से क्वेश्चन उनको मिले, ताकि वो इस पेपर में सफल हो पाएँ। उनको बहुत ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं, जिस लेवल में क्वेश्चन आता है उसमें उनको सिलेक्ट होना है। तो इसी प्रकार से हम लोगों को पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और सब कुछ ध्यान में, अपना सिलेबस और उसका लेवल में ध्यान में रखते हुए मित्रों हम लोगों को पढ़ना है, और निश्चित ही हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे तो सफल होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपनी सफलता को दिन प्रतिदिन एक एक करके स्ट्रांग करते रहिए, ताकि जब पेपर आए तो हम उसको निश्चित ही फाड़ के रख दें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।